क्या आप जानते हैं, आपका एक छोटा सा इशारा किसी और देश में किसी को गाली भी लग सकता है। जी हाँ, एक अंगूठा ऊपर करना, 2 उंगलियां दिखाना या सिर्फ सिर हिलाना, ये सब चीजें अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग मतलब रखती हैं। तो अगली बार जब आप ओके का साइन बनाएं, शायद सामने वाला समझे तुम बेकार हो। आज हम बात करेंगे उन जेस्चर्स की जो आपको एम्बैरेसमेंट में भी डाल सकते हैं और कनेक्शन का रास्ता भी खोल सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज का ये क्रॉस कल्चरल गेम आपको हैरान कर देगा। चैप्टर 5 कल्चरल डिफरेंसेस। क्या एक ब्रिटिश, जर्मन या अमेरिकन इंसान इस इशारे को एक जैसा समझेगा? सोचिए, एक सीन, आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आप बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और वहां एक औरत नंगी हालत में बाथटब में बैठी है। अब सोचिए, वो औरत किस तरह रिएक्ट करेगी? एक ब्रिटिश या अमेरिकन औरत अपने एक हाथ से अपनी छाती, ब्रेस्ट्स और दूसरे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक लेगी। एक स्वीडिश औरत सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट्स को ही ढकेगी। एक मुस्लिम औरत अपना चेहरा ढक लेगी। एक सुमात्रन, इंडोनेशिया का हिस्सा औरत अपने घुटनों को ढकेगी और एक सामोअन, पैसिफिक आइलैंड्स औरत सिर्फ अपनी नाभि को कवर करेगी। डैश एक्सप्लेनेशन। यहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग कल्चर्स में शर्म और प्राइवेसी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। डैश। हम उस वक्त पिज्जा खा रहे थे जब हम ये चैप्टर लिख रहे थे। तब हम वेनिस, इटली में थे, एक कॉन्फ्रेंस में कल्चरल डिफरेंसेस पर बात कर रहे थे। अगर हम पहले कभी इटली नहीं गए होते तो जो हमने वहां देखा वो हमें बहुत अजीब लगता। हर कल्चर में लोग उसी साइड चलना पसंद करते हैं जिस साइड से वो गाड़ी चलाते हैं। मतलब अगर आप ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन या न्यूजीलैंडर हैं तो आप लेफ्ट साइड पर गाड़ी भी चलाते हैं और चलते भी हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप पैदल चल रहे हैं और कोई इटालियन आपकी तरफ आ रहा है। आप लेफ्ट की तरफ हटते हैं लेकिन वो राइट की तरफ आता है और आप दोनों टकरा जाते हैं। डैश एक्सप्लेनेशन। सनग्लासेस पहनने से ये टक्कर और बढ़ जाती है क्योंकि तब आप सामने वाले की आई डायरेक्शन नहीं देख पाते कि वो किधर हटेगा। लेकिन ये भी एक तरीका है नए और इंटरेस्टिंग फॉरेनर से मिलने का। डैश इटालियन गुड बाइज आर डिफरेंट। जब आप किसी इटालियन से हाथ मिलाकर गुड बाय बोलना चाहेंगे तो वो शायद आपके गालों पर 2 बार किस कर देगा। वुडी एलन ने एक बार कहा, जब मैं विदा ले रहा था तो उस इटालियन ने मेरे दोनों गालों पर किस किया और मैं उस वक्त अपने जूते के फीते बांध रहा था। डैश एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ दोस्ताना तरीका है, ना कि रोमांटिक। डैश लोकल इटालियन से बात करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो लोग आपकी पर्सनल स्पेस में खड़े हो जाते हैं, आपको छूते रहते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और हमेशा थोड़ा गुस्से में लगते हैं। लेकिन ये सब उनके कल्चर का हिस्सा है। उनके लिए ये नॉर्मल फ्रेंडली बिहेवियर है। सच्चाई ये है, हर कल्चर में एक ही चीज का मतलब अलग हो सकता है। डैश एक टेस्ट लो, कल्चरल अवेयरनेस टेस्ट। देखते हैं आप कल्चरल बॉडी लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हैं। सबसे पहले अपना मेन हाथ उठाओ और नंबर 5 दिखाओ। अब उसे बदलो और नंबर 2 दिखाओ। अगर आप एंग्लो सैक्सन हो, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका से, तो 96% चांस है कि आप अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर दिखा रहे होगे। अगर आप यूरोपियन हो तो 94% चांस है कि आप थंब और इंडेक्स फिंगर दिखा रहे होगे। डैश एक्सप्लेनेशन। यूरोपियंस गिनती शुरू करते हैं अंगूठे से। 1 बराबर अंगूठा, 2 बराबर इंडेक्स फिंगर, 3 बराबर मिडिल फिंगर और ऐसे ही। एंग्लो सैक्सन्स के लिए 1 बराबर इंडेक्स फिंगर, 2 बराबर मिडिल फिंगर और 5 बराबर थंब। डैश अब नीचे दिए गए हैंड जेस्चर्स को देखो और सोचो कि उनके कितने अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। हर सही आंसर के लिए 1 पॉइंट लो और गलत के लिए 1 पॉइंट माइनस करो। आंसर्स नीचे दिए होंगे।
क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो जेस्चर्स यानी हाथ के इशारे रोजमर्रा में करते हैं, उनका मतलब हर जगह एक जैसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि एक ही इशारा जैसे ओके दिखाना कहीं शांति का प्रतीक होता है तो कहीं सीधा गाली। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी मजेदार ट्रिप पर जहां हम सीखेंगे कि दुनिया भर में जेस्चर्स का क्या मतलब होता है और कहां-कहां आप अनजाने में इंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सब सही है ना? अमेरिका और यूरोप में ये सिंबल बहुत आम है। इसका मतलब सिंपल है, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जरा ब्राजील या टर्की में इसे करके दिखाइए, लोग आपको घूरने लगेंगे, क्योंकि वहां ये एक सेक्सुअल इंसल्ट माना जाता है, यानी बहुत ही बुरा इशारा। जापान में इसका मतलब होता है पैसे या सिक्का, और फ्रांस में ये सिंबल 0 यानी बेकार, नाकामी के लिए यूज होता है। एक ही ओके जेस्चर, कहीं प्यार, कहीं पैसे, कहीं अपमान। अब जरा एक उंगली ऊपर करके सोचिए। अमेरिका में इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी या बच्चों को डांटते हुए नो। कुछ धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में ये गॉड इज वॉचिंग जैसा भी माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये अथॉरिटी दिखाने या दूसरों को चुप कराने के लिए यूज होता है। एक उंगली कभी सम्मान, कभी तानाशाही। पीस आउट, विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। फ्रांस में इसका मतलब है शांति। अमेरिका में लोग इसे 2 के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी में ये विजय का सिंबल है। लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने ये इशारा पाम अंदर करके किया तो समझो गाली दे दी। वहां ये अप योर्स जैसा इंसल्ट माना जाता है। एक ही वी, कहीं जीत, कहीं इंसल्ट। 3 उंगलियां दिखाना एक आम इशारा लगता है। यूरोप में ये बस नंबर 3 को दर्शाता है, लेकिन कैथोलिक देशों में ये एक धार्मिक आशीर्वाद, ब्लेसिंग का इशारा है, यानी पवित्रता का प्रतीक। जब आप किसी को बुलाते हैं और हाथ हिलाते हैं, अमेरिका में इसका मतलब है वेटर। ब्रिटेन में ये 1 भी माना जा सकता है, लेकिन जापान में ये जेस्चर सीधी गाली मानी जाती है। हाथ हिलाओ और किसी की बेइज्जती हो जाए, पॉसिबल है। 4 उंगलियां दिखाना, अमेरिका या पश्चिमी देशों में ये सिर्फ 4 को दर्शाता है, लेकिन जापान में ये भी एक बेइज्जती वाला इशारा है। 4 बस एक नंबर नहीं, एक इंसल्ट भी हो सकता है। जब हम हाथ फैलाकर कहते हैं बस या रुको, ये तो यूनिवर्सल सिग्नल लगता है, लेकिन ग्रीस और टर्की में यही जेस्चर गो टू हेल का इशारा बन जाता है। हाथ फैलाया और भेज दिया नरक में। छोटी उंगली दिखाना, इनोसेंट लगता है ना? जापान में इसका मतलब है महिला, बाली में बुरा, दक्षिण अमेरिका में पतला इंसान, फ्रांस में ये तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, और मेडिटेरेनियन देशों में ये एक शारीरिक अंग का अपमानजनक संकेत है। छोटी उंगली मतलब बड़ा बवाल, हॉर्न जेस्चर रॉक स्टार्स का फेवरेट पोज है, लेकिन इटली में इसका मतलब हो सकता है तुम्हारी बीवी धोखा दे रही है। माल्टा में ईविल आई से बचने का सिंबल है। साउथ अमेरिका में ये जेस्चर घुमाकर बुरी नजर हटाई जाती है, और अमेरिका में टेक्सास लॉन्ग हॉर्न फुटबॉल टीम का साइन। हॉर्न जेस्चर कभी प्रोटेक्शन, कभी अपमान और कभी फुटबॉल। पाम आउट विथ स्प्रेड फिंगर्स, ये जेस्चर पीस जैसा लग सकता है, लेकिन ग्रीस में इसका मतलब होता है गो टू हेल। वेस्ट में ये शांति या 2 का इशारा है। थम्स अप विथ जर्क, थम्स अप देना पॉजिटिव माना जाता है, पर अगर आपने ऊपर की ओर जोर से झटका दिया, अमेरिका में स्क्रू यू। प्राचीन रोम में भी इंसल्ट का सिंबल था। सिंपल थम्स अप, ये शायद दुनिया का सबसे यूनिवर्सल जेस्चर लगे। अमेरिका ओके, जापान मर्द या 5, ग्रीस फिर से इंसल्ट, ऑस्ट्रेलिया में जोर से किया तो बैठ जा इस पर जैसा इंसल्ट। हैंग लूज, हवाई में इसका मतलब है चिल करो, सब सही है, लेकिन हॉलैंड में इसका मतलब है ड्रिंक लोगे। आई लव यू जेस्चर, अमेरिका में ये प्यारा सा इशारा है, आई लव यू, लेकिन बाकी जगहों पर ये बहुत अनकॉमन है। दोनों हाथ ऊपर, जब दोनों हाथ ऊपर उठाए जाते हैं, अमेरिका आई सरेंडर या मैं सच बोल रहा हूँ, ग्रीस गो टू हेल, और वो भी डबल इंसल्ट।
तो दोस्तों, जेस्चर्स सिर्फ हाथों की हरकतें नहीं हैं, ये इमोशंस, रिस्पेक्ट, इंसल्ट, कल्चर सब कुछ बयां करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी विदेशी दोस्त से मिलें, थोड़ा सोच समझकर हाथ हिलाइए। कहीं प्यार देने की जगह गाली ना दे बैठें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर दीजिए। वैसे आपके देश में इसका मतलब इंसल्ट तो नहीं। हस्ता ला वीस्ता बेबी और उल्टी कैप्स। आजकल हर देश के छोटे बच्चे जहां भी टीवी है वो बेसबॉल कैप उल्टी पहनते हैं और हस्ता ला वीस्टा बेबी चिल्लाते हैं, चाहे उन्हें स्पेनिश का मतलब भी ना पता हो। अमेरिकन टीवी सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया भर में बॉडी लैंग्वेज के कल्चरल डिफरेंसेस धीरे धीरे गायब हो रही हैं। टॉयलेट शब्द भी गायब हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में टॉयलेट शब्द धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नॉर्थ अमेरिकन्स, जो कि खुद को हार्डकोर पायोनियर्स और लॉग स्प्लिटर्स मानते हैं, इस शब्द को बोलने से डरते हैं। वो पूछते हैं वेयर्स द बाथरूम, जबकि यूरोप में बाथरूम मतलब एक्चुअल बाथटब वाली जगह होती है। या कहते हैं रेस्ट रूम और उन्हें किसी लाउंज में बैठने भेज दिया जाता है। इंग्लैंड में पाउडर रूम सिर्फ शीशा और बेसन, लिटिल गर्ल्स रूम नर्सरी या स्कूल, कंफर्ट स्टेशन यूरोप के हाईवे पर वॉशरूम्स। और अगर कोई नॉर्थ अमेरिकन पूछे कैन आई वॉश अप, तो उसे हैप्पीली रसोई में भेज दिया जाता है। एक टी टॉवल पकड़ाया जाता है और बोला जाता है बस बर्तन धो दो। फेस एक्सप्रेशंस पूरी दुनिया में सेम हैं। जैसा कि चैप्टर 3 में बताया गया, स्माइल और फेस एक्सप्रेशंस दुनिया के लगभग हर कल्चर में सेम मीनिंग रखते हैं। पॉल एकमन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ने 21 कल्चर्स के लोगों को इमोशन वाले फोटोज दिखाए, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज। रिजल्ट, हर देश के लोग हैप्पीनेस, सैडनेस और डिस्गस्ट को सेम समझते हैं। 20 में से 21 कल्चर्स ने सरप्राइज एक्सप्रेशन को पहचान लिया, फियर को 19 कल्चर्स ने समझा, एंगर को 18 कल्चर्स ने। बस एक डिफरेंस, जापानियों ने फियर को सरप्राइज समझा। एकमन ने आइसोलेटेड ट्राइब्स पर भी टेस्ट किया। एकमन ने न्यू गिनी के साउथ फॉर कल्चर और वेस्ट आयरियन के दानी लोगों पर यह टेस्ट किया, जो बाकी दुनिया से कटे हुए थे। वहां भी वही रिजल्ट्स मिले, बस वहीं भी फियर और सरप्राइज का कंफ्यूजन था, जैसे जापान में था। उन्होंने इन स्टोन एज लोगों के एक्सप्रेशंस की फिल्म बनाई और अमेरिकन्स को दिखाई, और अमेरिकन्स ने सब इमोशंस सही से पहचान लिए। इससे साबित हुआ कि फेस एक्सप्रेशंस ह्यूमन बीइंग्स में इनबॉर्न हैं। इन्फेंट्स भी सेम एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। डॉक्टर लिंडा कैमरास, डीपॉल यूनिवर्सिटी ने जापानीज और अमेरिकन बच्चों के फेशियल रिएक्शंस रिकॉर्ड किए, फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम के जरिए। फाइंडिंग्स, दोनों देशों के इन्फेंट्स ने एग्जैक्ट सेम इमोशंस दिखाए। अब तक आपने जो पढ़ा वो था वर्ल्ड वाइड कॉमन जेस्चर्स। अब बात करते हैं रियल कल्चरल डिफरेंसेस की, जो ज्यादातर टेरिटोरियल स्पेस, आई कांटेक्ट, टच फ्रीक्वेंसी और इंसल्ट जेस्चर्स के होती हैं। सबसे ज्यादा अलग अलग जेस्चर्स पाए गए अरब देशों में, एशिया और जापान में। एग्जाम्पल, अगर कोई सऊदी आदमी किसी और आदमी का हाथ पकड़कर चलता है तो वहां ये रिस्पेक्ट का साइन है, लेकिन यही अगर आप ऑस्ट्रेलिया, टेक्सास या लिवरपूल में करो तो लोग ऑकवर्ड हो जाएंगे। ग्रीटिंग डिफरेंसेस, हाथ मिलाना और चुंबन वाली कल्चर। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका मीटिंग और विदाई दोनों पर हैंडशेक करते हैं। यूरोपियन कल्चर, दिन में कई बार हैंडशेक, कुछ फ्रेंच तो दिन में 30 मिनट तक हाथ मिलाते रहते हैं। इंडिया, एशिया, अरब देश हैंडशेक के बाद भी हाथ पकड़े रहते हैं। जर्मन और फ्रेंच 1-2 बार जोर से हाथ दबाते हैं और थोड़ी देर होल्ड करते हैं। ब्रिटिश 3 से 5 बार, अमेरिकन 5 से 7 बार पंप करते हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ये अलग अलग पंप स्टाइल्स देखकर लोग हंसते हैं, जैसे अमेरिकन किसी टायर को हवा भरने जैसी कोशिश कर रहा हो। चीक किस कल्चर, स्कैंडिनेवियन 1 किस, फ्रेंच 2 किस, डच, बेल्जियन, अरब्स 3 किस, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, अक्सर नोजेस टकरा जाते हैं, ब्रिट्स या तो पीछे हट जाते हैं या यूरोपियन स्टाइल 2 किसेस दे देते हैं। सर एडवर्ड हिलेरी ने एवरेस्ट पर शेरपा तेंजिंग को हैंडशेक दिया, लेकिन शेरपा ने उन्हें गले लगाया और किस कर लिया, जो कि टिबेटन स्टाइल की कांग्रेचुलेशंस थी।
जब एक कल्चर दूसरे से टकराता है, इटालियन लोग जब बात करते हैं तो हाथ हवा में रहते हैं। वो ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे स्टेज पर बोल रहे हों, और अगर आप इंटरप्ट करना चाहो तो उनके हाथ लिटरली पकड़ने पड़ेंगे। जर्मन और ब्रिटिश बोलते वक्त ऐसे खड़े रहते हैं जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया हो। इटालियन और फ्रेंच के बीच में वो बात ही नहीं कर पाते। फ्रेंच हाथ और फॉरआर्म्स, इटालियन पूरा शरीर, ब्रिटिश जर्मन जीरो मोशन। इंटरनेशनल बिजनेस में एक छोटा सा जेस्चर सब बिगाड़ सकता है। चाहे आपकी ड्रेसिंग परफेक्ट हो, रेफरेंसेस स्ट्रांग हो, प्रपोजल बेहतरीन हो, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज कल्चरली गलत हो गई तो सारा डील डूब सकता है। 40 देशों की स्टडी के मुताबिक नॉर्थ अमेरिकन सबसे कम कल्चरली अवेयर होते हैं। ब्रिटिश दूसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि 86% अमेरिकन्स के पास पासपोर्ट तक नहीं है। यहाँ तक कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी प्रेसिडेंट बनने के बाद ही पासपोर्ट बनवाया था। ब्रिट्स ज्यादा ट्रैवल करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बाकी सब लोग इंग्लिश बोले, ब्रिटिश जेस्चर्स यूज करें और फिश एंड चिप्स परोसे। सच ये है, कोई भी फॉरेन कल्चर आपसे लैंग्वेज सीखने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन अगर आपने लोकल बॉडी लैंग्वेज सीखने की मेहनत की है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। द इंग्लिश स्टिफ अपर लिप, मतलब चेहरे पर कोई भाव मत लाओ। ये जेस्चर तब होता है जब कोई इंसान अपने होंठों को टाइट बंद करता है ताकि उसके चेहरे पर कम से कम एक्सप्रेशंस आएं। इससे सामने वाले को लगता है कि ये इंसान अपने इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल रखता है। ब्रिटिश कल्चर में इसे कहते हैं स्टिफ अपर लिप। उदाहरण, जब प्रिंसेस डायना की डेथ हुई और प्रिंसेस फिलिप, चार्ल्स, विलियम और हैरी ने उनकी कॉफिन के पीछे वॉक किया, तब सबके चेहरे पर वही स्टिफ अपर लिप था। नॉन ब्रिटिश लोगों को ये एक्सप्रेशन ऐसा लगा जैसे वो डायना की डेथ से इमोशनली डिस्कनेक्टेड थे। हेनरी द एथ और उसका टाइनी लिप्स ट्रेंड। हेनरी द एथ इस लिप्स पर्स्ड एक्सप्रेशन के लिए फेमस था। उसका मुंह छोटा था और जब वो पोर्ट्रेट के लिए होंठ सिकोड़ता था तो और छोटा लगता था। तभी 16वीं सदी के इंग्लैंड में छोटे होंठ सुपीरियॉरिटी सिंबल बन गए। आज भी कई इंग्लिश लोग ये एक्सप्रेशन तब यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई नीची हैसियत वाला इंसान उन्हें इंटिमिडेट कर रहा है, और अक्सर ये एक्सप्रेशन लंबे आई ब्लिंक्स के साथ आता है, जैसे कोई कह रहा हो तुम्हारी औकात ही क्या है। हेनरी VIII ने इसे हाई स्टेटस जेस्चर बना दिया और आज के ब्रिटिश और कुछ अमेरिकन्स अब भी इसे यूज करते हैं। द जापानीज, नो हैंडशेक, नो हग, ओनली बाओ। जापान में ना हैंडशेक चलता है, ना हग, ना चीक किस, क्योंकि वहाँ ऐसा फिजिकल कांटेक्ट बदतमीजी माना जाता है। जापानीज ग्रीटिंग का तरीका होता है बाउइंग। जिसका स्टेटस ज्यादा होता है वो कम झुकता है और जिसका स्टेटस कम होता है वो ज्यादा झुकता है। बिजनेस मीटिंग्स में सबसे पहले लोग बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। कार्ड देखकर सामने वाले का स्टेटस समझते हैं और फिर उसी हिसाब से बाव करते हैं। बोनस टिप, अगर आप जापान में हैं तो अपने जूते साफ रखिए, क्योंकि हर बार जब कोई जापानीज बाव करता है तो वो आपके जूतों पर नजर डालता है। जापानीज स्टाइल लिसनिंग, बहुत हाँ मगर मतलब ना। जब आप किसी जापानीज को कुछ बोलते हो तो वो आपको हंसते हुए सिर हिलाकर और छोटे पोलाइट साउंड्स देकर ऐसा फील कराते हैं जैसे वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और आप बोलते रहो। लेकिन ध्यान दो, वो जो हाँ हाँ कर रहे हैं वो सिर्फ सुनने के लिए होता है, अग्री करने के लिए नहीं। जापान में हाँ मतलब सिर्फ मैंने सुना, हाँ तुम सही हो, मैं सहमत नहीं हूं भी एक रियल जापानीज रिप्लाई है। इसलिए जब कोई जापानीज यस या हाय बोले तो पहले ये सोचो कि वो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। फेस सेविंग, नो बोलना मना है। जापानीज लोग सामने वाले को नाराज या शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए वो कभी सीधे नो नहीं बोलते। एक्स अगर जवाब ना होता है तो वो कहेंगे
It is very difficult. We'll give this positive study. यानी भूल जाओ और घर चलो. Nose blowing versus spitting. Cultural clash. Westerners टिश्यू या रुमाल में नाक साफ करते हैं. जापानीज या एशियंस नाक से हवा निकालते हैं या थूकते हैं. अब दोनों एक दूसरे की आदतों को गंदा और डिस्गस्टिंग मानते हैं. लेकिन क्यों? पास्ट में यूरोप में टीबी फैला था, जिससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला नाक साफ करो. इसलिए वहां स्पिटिंग को बहुत खतरनाक और गंदा माना जाता है. वही हैबिट आज भी चल रही है. इसलिए यूरोपियन मीटिंग्स में अगर सबको जुकाम हो तो बात बिगड़ सकती है. पिन टिप: जापान में कभी भी किसी के सामने नाक मत साफ करो. टॉप 3 क्रॉस कल्चरल हैंड जेस्चर्स. 1. द ओके जेस्चर. हर देश में अलग मतलब. अमेरिका ओके, जापान मनी, फ्रांस जीरो बेकार, ब्राजील टर्की बहुत गंदी गाली, जैसे किसी को आर्स होल बोलना. 10. रिचर्ड निक्सन ने लैटिन अमेरिका में उतरते ही ओके दिखाया. लोग चिल्लाने लगे क्योंकि वहां ये इंसल्ट था. पिन टिप: किसी भी देश में जाने से पहले वहां की गालियों के जेस्चर्स पूछ लो. 2. थम्स अप. ये एक जेस्चर 100 मतलब. इंग्लिश कल्चर US UK ऑस ओके, हिच हाइक कूल. ग्रीस मिडिल ईस्ट गेट स्टफ्ड या अप योर्स. गलती से भी ग्रीस में थम्स अप मत दिखाओ, लिफ्ट के चक्कर में इंसल्ट खा जाओगे. वेस्टर्न वर्ल्ड में ये पावर जेस्चर भी माना जाता है, जैसे पॉकेट से बाहर निकला अंगूठा इज आई एम डोमिनेंट. वी साइन. ये साइन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में आम है और इसका मतलब होता है अप योर्स, यानी गंदी गाली. विंस्टन चर्चिल ने इसे दूसरी विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय बनाया था, जब वे वी फॉर विक्ट्री दिखाते थे. लेकिन उनका वी साइन हाथ की हथेली बाहर की तरफ होती थी, जो जीत का संकेत था. जबकि हथेली वक्ता की तरफ हो तब ये गाली देने वाला संकेत बन जाता है. अमेरिका में इसका मतलब होता है 2. जर्मनी में मतलब होता है विजय. ब्रिटेन में मतलब होता है तुम्हें सजा मिले. इसका इतिहास सदियों पुराना है. अंग्रेज तीरंदाज इसे इस वजह से इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनके 2 तीर मारने वाले अंगुलियां छीन ली जाती थीं अगर वे पकड़े जाते थे. ये संकेत था कि मेरी शूटिंग वाली अंगुलियां अभी भी हैं. यूरोप के कुछ हिस्सों में हथेली अंदर की तरफ वाला वी साइन अभी भी विजय बताता है. इसलिए अगर कोई अंग्रेज इसे जर्मन को गाली समझते तो जर्मन सोच सकता है कि उसे पुरस्कार मिला. ये साइन यूरोप के कुछ हिस्सों में संख्या 2 का भी संकेत है. अगर किसी बारटेंडर को ये गाली समझ आए तो वो हो सकता है इंग्लिश, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन को 2 बियर दे दे. छूना या न छूना. टू टच और नॉट टू टच. क्या बातचीत के दौरान किसी को छूना ठीक है या नहीं, ये उनकी संस्कृति पर निर्भर करता है. फ्रांसीसी और इतालवी लोग बात करते हुए लगातार छूते रहते हैं. ब्रिटिश लोग कभी भी छूना पसंद नहीं करते, सिवाय स्पोर्ट्स मैच के जहां बड़ी भीड़ होती है. ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ियों से प्रेरित होकर मैच के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं, लेकिन मैदान से बाहर आते ही वे फिर से हाथ दूर रखो की पॉलिसी अपनाते हैं. ब्रिटिश पुरुष केवल तभी एक दूसरे को छूते हैं जब कोई गोल या पॉइंट स्कोर करे, तब भी गले लगाना, किस करना और कभी-कभी हाथ लगाना होता है. लेकिन पब में ऐसा करने की कोशिश करो और देखो क्या होता है. डॉक्टर केन कूपर के अध्ययन से टच की फ्रीक्वेंसी. प्यूर्टो रिको 180 टच, पेरिस 110 टच, फ्लोरिडा 2 टच, लंदन 0 टच. टच करने की आदतें. कहाँ छूना ठीक है और कहाँ नहीं. मत छुओ. जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, USA और कनाडा. छूना ठीक है. इंडिया, तुर्की, फ्रांस, इटली, ग्रीस, स्पेन, एस्टोनिया, पोर्तुगल, नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, मिडिल ईस्ट, एशिया के कुछ हिस्से, रूस. कैसे दूसरों की संस्कृतियों को अनजाने में आहत करते हैं.
जब बात आती है अनजाने में दूसरे देशों की संस्कृतियों को अपमानित करने की, तो आमतौर पर अमेरिकन सबसे आगे रहते हैं। ज्यादातर अमेरिकन के पास पासपोर्ट नहीं होता और वे सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तरह सोचती है और उनकी तरह बनना चाहती है। यहाँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक तस्वीर है जिसमें वे टेक्सास लॉन्गहॉर्न्स फुटबॉल टीम के सिग्नेचर जेस्चर का उपयोग कर रहे हैं। इसमें तर्जनी और मिजाज की छोटी उंगली से सांड के सींग दिखाए जाते हैं। ये फुटबॉल जेस्चर अधिकांश अमेरिकन पहचानते हैं। इटली में ये जेस्चर कैद की सजा का कारण बन सकता है। इटली में इसे ककल्ड यानी ऐसी स्थिति कहा जाता है जिसमें एक पुरुष को बताया जाता है कि उसके दूसरे पुरुष उसकी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं। 1985 में रोम में 5 अमेरिकन गिरफ्तार किए गए थे क्योंकि वे वेटिकन के बाहर खुश होकर इस जेस्चर के साथ डांस कर रहे थे। वो दिन टेक्सास लॉन्गहॉर्न्स की बड़ी जीत का था। कहा जाता है कि पोप इस व्यवहार से खुश नहीं हुए थे। सारांश: लोग उन्हीं लोगों के साथ व्यापार करते हैं जो उन्हें सहज महसूस कराते हैं। ये सब ईमानदारी और अच्छे आचार व्यवहार पर निर्भर करता है। जब आप किसी विदेशी देश में जाएं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को सीमित रखें जब तक आप स्थानीय लोगों को समझ ना लें। संस्कृति के भिन्न भिन्न शारीरिक संकेत सीखने का एक आसान तरीका है कई विदेशी फिल्मों को बिना आवाज के चलाकर देखना और सबटाइटल्स पढ़े बिना अनुमान लगाना कि क्या हो रहा है। फिर सबटाइटल्स पढ़कर अपनी समझ की जांच करें। अगर आप किसी संस्कृति में शिष्टाचार को लेकर अनिश्चित हैं तो स्थानीय लोगों से पूछें कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। संस्कृति के गलत अर्थ से होने वाली गलतफहमी शर्मनाक हो सकती है, इसलिए किसी के बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर का मतलब समझने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें। अतिरिक्त सुझाव: अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं तो हम आपको रॉजर एक्सटेल की किताब जेस्चर्स, डूज एंड टैबूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड पढ़ने की सलाह देते हैं। इसमें 70,000 से अधिक शारीरिक संकेत और रीति रिवाजों का उल्लेख है और बताया गया है कि विभिन्न संस्कृतियों में व्यापार कैसे करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ जेस्चर्स जो मजाक में नहीं लिए जा सकते। एक छोटा सा इशारा किसी देश में प्यार का निशान होता है तो किसी और देश में बेइज्जती का। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कौन सा जेस्चर आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। और हाँ, ऐसी और भी आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम कुछ ऐसा ही माइंड ब्लोइंग लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और सोच समझकर हाथ हिलाइए।